Hello, all of you. In our series of important judgments of Supreme Court India, we have discussed very important cases like Keshwanand Bharati, Goloknath case, Menka Gandhi case. And in this series, we have discussed what the Supreme Court has established in Keshwanand Bharati case. Supreme Court deduced the basic structure doctrine in Keshwanand Bharati case. और उस डॉक्ट्रिन का इम्पैक्ट वी हैव सीन के केशवानंद भारती केस के बाद दैट इज मेनका गांधी केस के ऊपर इम्पैक्ट है एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट कि गोलकनाथ केस से पहले जुडिशरी वाज पैसिव जुडिशरी, नाउ जुडिशरी बिकेम एक्टिव जुडिशरी. अब जुडिशरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ये कहो कि पार्लियामेंट की जो अथॉरिटेटिव जो पावर थी या जो टोटलिटेरियन पावर थी कॉन्टिन्यूसली उसको चैलेंज कर रही थी, खासतौर के ऊपर मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन आ जाने के बाद. सो इन दो केसेस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट इज मेनका गांधी केस. एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट इससे पहले प्रीलिम के अंदर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और हम लोग मेंस में इस सेक्शन को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. लैक्स रेक्स हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था. And supremacy of constitution, supreme law of the land, and limited government and rule of law. So ये भी उसी प्रोसेस का एक पार्ट थी, द जजमेंट ऑफ मिनर्वा मिल्स. और इस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक परफेक्ट बैलेंस एस्टेब्लिश किया दैट इज बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट. एंड व्हाट वी हैव सीन कि गवर्नमेंट ऑन द नेम ऑफ डीपीएसपीज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज, गवर्नमेंट बिकेम टोटलिटेरियन और गवर्नमेंट की पावर को कॉन्टिन्यूसली चैलेंज कर रहे थे. और इन गोलकनाथ केस व्हाट वी हैव सीन कि गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसैंट डिक्लेयर करती है, उसके बाद केशवानंद भारती केस में बड़ी बेंच जो है उसके डिसीजन को डिनाई कर देती है. अब इशू तो सेम ही थे अल्टीमेटली, तो इस इशू के अंदर भी मिनर्वा मिल केस में भी यही है, बट इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और इस केस के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मिनर्वा मिल्स और उसका जो क्लैश था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वो था क्या. ये केस 1980 का है और इस केस में मिनर्वा मिल जो कर्नाटका के बेंगलोर में एक सिल्क मिल थी एंड द मिल वाज इन डोल्ड्रम्स, दैट वाज इन बैड वाटर्स. बुरे टाइम से मिल गुजर रही थी और मिल की इकोनॉमिक कंडीशन कॉन्टिन्यूसली गिर रही थी, उसके जो फाइनेंसेस थे वो लगातार डाउन आ रहे थे. तो अल्टीमेटली मिल के बारे में गवर्नमेंट डिसीजन करती है कि मिल को हम लोग नेशनलाइज कर देते हैं. अब मिल के नेशनलाइजेशन के लेके ऑब्वियसली मिल ऑनर्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे. उसी पीरियड के अंदर देश में इमरजेंसी लग जाती है और इंदिरा गांधी उसके अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आती है. और उस 42nd अमेंडमेंट के साथ साथ आर्टिकल 368 के अंदर क्लॉज 4, क्लॉज 5 और उसके बाद सेक्शन 4, सेक्शन 55 इंक्लूड करती हैं, जिसको मिनर्वा मिल चेक करते हैं. मिनर्वा मिल जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं. सो लेट डिस्कस द केस. क्या हुआ है इस केस के अंदर. तो दिस इज मिनर्वा मिल्स, उसकी पुरानी फोटो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल थी. तो दैट इज मिनर्वा मिल्स. और मिनर्वा मिल्स बैकग्राउंड क्या है. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूनिट है दैट इज इन कर्नाटका, मास प्रोडक्शन सिल्क गारमेंट एंड सोल्ड देम टू द जनरल पॉपुलेशन. It was in doldrums. So in 1970 the central government appointed a committee under section 15 of the Industrial Development Regulation Act 1951 to investigate the affairs of Minerva Mills. हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं है, बट क्योंकि केस है तो उसकी प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार. द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. तो कमेटी बनाई जाती है क्योंकि मिनर्वा मिल्स बहुत ठीक से काम नहीं कर रही, तो कमेटी अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जनवरी 1971 को देती है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट the government passed an order under section 18A of the Industrial Development Regulation Act 1951 authorizing the National Textile Corporation Limited to take over the management of the Minerva Mills. So Minerva Mill was nationalized and taken over by the central government under the provisions of Sikh Textile Undertaking Nationalization Act 1974. तो अल्टीमेटली मिल का नेशनलाइजेशन हो जाता है. और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बैंकों का भी नेशनलाइजेशन हुआ था, क्योंकि अब मिल्स के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उसका नेशनलाइजेशन होता है. तो ये जो पीरियड है, इसी पीरियड में जब नेशनलाइजेशन हो जाता है उसके बाद इंडिया में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया बांग्लादेश उस टाइम पे बांग्लादेश क्रिएट करा देता है, ईस्ट पाकिस्तान को एक नई कंट्री डिक्लेयर करा देता है. उसके बाद इंदिरा गांधी अपने पीक पर थी और उसी पीरियड के अंदर फिर इंडिया में कुछ जो फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की थोड़ी शेक होती है और फाइनेंशियल कंडीशन शेक होती है तो ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टीज निकल के बाहर आती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट उठ के खड़ी हो जाती हैं, दे रेज देयर वॉइस.
तो इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड ऑन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी उसको कह सकते हैं, 25 जून 1975 से 25 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी इंडिया में लग जाती है। और इसी पीरियड में इंदिरा गांधी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आती है। वॉज इट इंडियाज और इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन? इसको सार्केस्टिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर स्लोगन था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यही कहते हैं कि इट वाज इट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत बड़े लेवल के ऊपर कई सारे चेंजेस इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। देन वी कैन इमेजिन कि उस टाइम पर इंदिरा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स का गब्बर सिंह थी, क्योंकि इनकी पावर को कोई चैलेंज करने वाला था नहीं, और इंडियन पॉलिटिक्स से सारे जय और वीरू जो आज के हीरोज हैं उस टाइम पे कभी ये सब जेल में थी। ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब की फोटो है, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब उस टाइम पर अपोजिशन के लीडर थे, समता पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। फिर अल्टीमेटली इनकी पार्टी आजकल नीतीश कुमार इनकी पार्टी को रन कर रहे हैं, ये इनके वाली पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार वाली पार्टी ही इनकी पार्टी। सो इंदिरा गांधी तो जब इसको लेके आती हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके साथ साथ सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55, सेक्शन 4 सेक्शन 55, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 368, क्लॉज 4 एंड 5, इन सब को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सो मिनर्वा मिल चैलेंज द फॉलोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट ऑर्डर टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द मिनर्वा मिल्स, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, अब गवर्नमेंट का ऑर्डर है मिनर्वा मिल की जो एक्विजिशन है उसकी मैनेजमेंट का नेशनलाइजेशन करने का, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट which inserted the nationalization act as entity 105 in the 9th schedule of the constitution। ठीक, अब हमने डिस्कस किया हुआ व्हाट इज 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि 9th शेड्यूल इटसेल्फ इज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, क्योंकि 9th शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो छीन लेता है। व्हाट द 9th शेड्यूल? तो 9th शेड्यूल इट वाज मेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ 9th शेड्यूल सेज कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के अगर 9th शेड्यूल के अंदर इंसर्ट कर देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है जब अपने प्रीवियस लेक्चर्स हैं कि एक आयरन बॉक्स की तरह था, कोई भी लॉ बनाएंगे अगर 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो द पॉइंट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कैरीज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजन्स को गारंटी देते हैं कि उनके फंडामेंटल राइट की वायलेशन के केस में, पहली बात आर्टिकल 13 गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो ही नहीं सकती, और आर्टिकल 32 गारंटी देता है इन केस ऑफ वायलेशन एनीबडी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एंटरटेन, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एंटरटेन द अपील्स फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32। ठीक, तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने बाद में भी चल के डिस्कस किया, दैट इज PIL इंट्रोड्यूस होता है जस्टिस भगवती के पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग है दैट इज कैरिड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इसको चैलेंज मिलता है बाद में चल के 2006 और 2007 में कोहलियो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर एक्सेप्ट कर लेता है कि 24 अप्रैल यानी कि सचिन तेंदुलकर के बर्थडे वाले दिन से पहले या बर्थडे वाले दिन से पहले की जितनी जजमेंट्स हैं उनका जुडिशियल रिव्यू छोड़ के उसके बाद के केसेस का सभी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ध्यान रखना, ये वो पीरियड है जब शोले फिल्म आ रही है, और ये वो फिल्म पीरियड है जब सचिन तेंदुलकर का बर्थ होता है 73 24 अप्रैल, उसी दिन केशवानंद भारती केस की जजमेंट आती है। उसके बाद के जितने केसेस उन सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कोहिलो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब यहाँ पे 9th शेड्यूल को चैलेंज करते हैं, टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द मिनर्वा मिल। उसके बाद 9th शेड्यूल, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 39th अमेंडमेंट एक्ट व्हिच इंसर्टेड द नेशनलाइजेशन एक्ट एज एंट्री 105 इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक नई एंट्री जोड़ के उसका नेशनलाइजेशन कर देते हैं मिल का, तो उसको भी नेशनलाइज करके उसकी एंट्री को वैलिडेट कर देते हैं 9th शेड्यूल में ऐड करके। द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31 की हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 4 एंड 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इनको बाद में ऐड किए थे, इसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो दैट इज आर्टिकल 31B, व्हाट इट सेज, नन ऑफ द एक्ट placed in the 9th schedule shall become void on the ground that they violate right under part 3 and no judicial review is possible। अब तो इसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल 31B के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज को 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो none of the act placed in the 9th schedule shall become void on the ground that they violate the rights under part 3 and no judicial review is possible।
तो इट मीन्स अब पार्ट 3 के अंदर मिलने वाले फंडामेंट राइट को, पार्ट 3 के अंदर मिलने वाले फंडामेंट राइट का वायलेशन पॉसिबल है अगर उससे रिलेटेड सारे जुड़े हुए जितने प्रोविजंस हैं उसको लेके जो भी लॉ है उसको 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया गया तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आर्टिकल 31B बना के ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि 9th शेड्यूल में डाली हुई किसी भी चीज का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि फंडामेंट राइट को यहाँ पर एक सेंस में एब्रिज कर रहे हैं, फंडामेंट राइट की वायलेशन कर रही है गवर्नमेंट। हालांकि आर्टिकल 13 इसकी गारंटी दे रहा था, बट प्रोविजन क्या कह रहा है 31B को इंप्लीमेंट कराने के लिए, 31B का प्रोविजन ये है 9th शेड्यूल को इंप्लीमेंट कराने के लिए अगर पार्ट 3 की यानी फंडामेंट राइट की वायलेशन होगी तो कोई इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अब इस केस के अंदर हम लोग ये समझ रहे हैं कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है वो डीपीएसपी को सुपर इम्पोज कर रही है फंडामेंट राइट्स के ऊपर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंट राइट को सुप्रीम बताया था। गोलकनाथ केस के अंदर फंडामेंट राइट्स के बारे में जो जजमेंट आई थी उसमें कहा गया था कि फंडामेंट राइट सैक्रोसेंट है, अति पवित्र है, ठीक, इनको किसी भी हालत में सुपर इम्पोज नहीं कर सकती किसी दूसरी चीज से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डीपीएसपी जिसको पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो मान लिया था, ठीक, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो एक सेंस में इंप्लीमेंट कराने के लिए वोट बैंक के लिए फंडामेंट राइट का सप्रेशन यहाँ पर हो रहा था। डीपीएसपी को फंडामेंट राइट्स के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 4। अब वहां पर जो सेक्शन 4 था वो क्या प्रोविजन थे उसके, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 सॉरी। तो सेक्शन 4 के अंदर मेड एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 31C, इट स्टेट्स notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of state towards securing all or any of the principles laid down in part 4 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights confined by article 14, article 19। अब यहाँ पर important क्या है, all or any of the principles laid down in part 4। तो जिसको हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि फंडामेंट राइट को सप्रेस किया जा सकता है, फंडामेंट राइट को एब्रिज किया जा सकता है टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी। कोई एक डीपीएसपी नहीं, पूरे डीपीएसपी, कोई एक डीपीएसपी या सभी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराने के लिए सारे फंडामेंट राइट जो कि आर्टिकल 13 जिसकी गारंटी देता है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में मिलने वाले जितने फंडामेंट राइट हैं, आप इनकी डिमांड के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 13 के अंदर स्टेट हमें अश्योर करता है या कॉन्स्टिट्यूशन हमें अश्योर करता है कि स्टेट अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगी, अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेगी, और अगर करेगी तो हम कोर्ट जाने की एबिलिटी, कोर्ट जाने की अथॉरिटी हम रखते हैं, कोर्ट जाने का राइट हम रखते हैं। और आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, और ऑब्वियसली राइट टू इक्वालिटी तो रहेगा नहीं, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट। और आर्टिकल 19 जो 6 फ्रीडम्स हैं, तो उसी 6 फ्रीडम्स के अंदर एक फ्रीडम जो है 19F में भी आती है, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी छीन ली जाएगी। तो ये तो क्लियर इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट जो है फंडामेंट राइट को डीपीएसपी से बिलो कर रही है, डीपीएसपी को इंपोज कर रही है फंडामेंट राइट्स पर। सेक्शन 55, अब ये क्या कह रहा है, सेक्शन 55 मेड एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 368, इट इंसर्टेड क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 अंडर आर्टिकल 368। व्हाट इज क्लॉज 4? क्लॉज 4 का ये प्रोविजन कहता है कि सेक्शन 4 आर्टिकल 31C ये कहता है कि सिटीजन जो है वो कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते फंडामेंट राइट की डिमांड के लिए, आर्टिकल 13 जिसकी गारंटी देता है। तो सेक्शन 4 आर्टिकल 31C प्रोविजन ये कहता है कि इंडिविजुअल्स कोर्ट नहीं जा सकते अपने फंडामेंट राइट की डिमांड के लिए। उसके साथ साथ प्रोविजन ये कहता है, तो 368 का जो अमेंडमेंट है इसके अंदर पार्लियामेंट को पावरफुल बना दिया गया, और पार्लियामेंट को पावरफुल बना के सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिक्रीज किया गया। मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करने की अथॉरिटी नहीं रखेगा। तो इन दैट सेंस वी कैन से कि स्टेट बिकम टोटलिटेरियन, स्टेट बिकम डेस्पोटिक, स्टेट बिकम डिक्टेटर। तो स्टेट अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करता है। यहाँ स्टेट मींस एज वी हैव डिस्कस, स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स के अंदर। तो पार्लियामेंट को सुपरमैन बना दिया गया, पार्लियामेंट को बहुत पावरफुल बनाया, और पार्लियामेंट को पावरफुल बना के जो स्टेट की पावर है उसको कम कर दिया गया। सॉरी, पार्लियामेंट को पावरफुल बना के जुडिशरी की पावर को कम कर दिया गया। ना हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जब पार्लियामेंट की पावर बहुत बढ़ जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट हम जा नहीं सकेंगे, तो बेचारा आम आदमी क्या करेगा? ठीक, तो क्लॉज 5 पार्लियामेंट की पावर को बढ़ा के
सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर उससे छीन ली गई, जुडिशियल रिव्यू की पावर। और आम आदमी, ये आदमी कहीं नहीं जा सकता है ना, तो कोर्ट में डिमांड नहीं हो सकती फंडामेंटल राइट की। सो क्लॉज 4, to amendment of this constitution including the provision of part 3 made or purporting to have been made under this article whether before or after the commencement of the section 55 of the constitution 42nd amendment act 1976 shall be called in question in any court on any ground। अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, shall be called in question in any court। any court means इंडिया की किसी भी कोर्ट में, on any ground as we have discussed। इससे पहले केशवानंद भारती केस की जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो डॉक्ट्रिन है उसको बेस बना के भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, किसी कोर्ट नहीं जा सकते, और इवन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड के लिए भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन, क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, देयर शैल बी नो लिमिटेशन वेदर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द पार्लियामेंट to amend by way of adding a variation or repeal or provisions of constitution under this article। तो पार्लियामेंट कुछ भी करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर को चेंज करे, किसी को रिपील करे, कहीं पर कम करे, कहीं ज्यादा करे, तो कोई इंडिविजुअल कोर्ट नहीं जा सकता है। ये प्रोविजन है क्लॉज 4 और क्लॉज 5 की। सो पिटिशनर्स चैलेंज, अब पिटिशनर्स चैलेंज किया, मिनर्वा मिलर उसके ऑनर चैलेंज कर रहे हैं सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द ग्राउंड्स दैट the amending power given under article 368 cannot be exercised so as to damage the basic features of the constitution or so as to destroy its basic structure। तो 42nd constitutional amendment, तो this is the basic structure of the constitution, constitution टिका हुआ है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन भी कोलैप्स कर जाएगा। तो 42nd amendment is trying to destroy the pillars of basic structure of the constitution। Next, the constitutionality of the 39th Amendment Act 1974, entry 105 is the 9th schedule of the Constitution। तो वो जो 39th Amendment है उसमें एंट्री 105 को भी चैलेंज करते हैं, 1974 के अंदर जो इंक्लूड हुई थी। The primacy given to the directive principles of the state policy contained in Part 4 over the fundamental rights conferred by the Part 3 of the Constitution। तो Part 3 के अंदर मिलने वाले फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 हमें अश्योर करता है कि आपके फंडामेंटल राइट कहीं नहीं जाएंगे। आर्टिकल 32 हमें गारंटी देता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है आपके केस में एंटरटेन करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट बाउंड है फंडामेंटल राइट के केस में जो हमारी अपील होगी उसको एंटरटेन करने के लिए। ठीक, तो यहां पर ये पावर तो उससे ले ली गई है। तो सेक्शन 55 द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट डिप्राइव देम फ्रॉम द राइट टू सीक लीगल रेमेडीज एज द कंसर्न सेक्शन बार्स द जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट की उससे वापस ले ली गई। तो एक सेंस में ये कुछ ऐसे है कि जैसे भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी कि शिवजी से भस्मासुर शिवजी से वरदान मांगता है, शिवजी वरदान दे देते हैं कि जिसके सिर के ऊपर तू हाथ रखेगा वो स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो केशवानंद भारती की इसकी जजमेंट है तो वो इंडियन पार्लियामेंट के लिए वरदान था दैट यू कैन मेड एनी कमेंट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जाके तुम अमेंडमेंट कर सकते हो ना। उस अमेंडमेंट का बेनिफिट उठा के पार्लियामेंट बन गई भस्मासुर और सुप्रीम कोर्ट के सर के ऊपर ही हाथ करके यानी कि उसकी जुडिशियल पावर को कम करने की कोशिश कर रही है, उसकी पावर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इस चीज को तो अलाउ नहीं करेगा। हाँ, अगर ये मेनका गांधी केस से पहले अगर ये आ गया होता तो हो सकता है पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मेनका गांधी केस के बाद तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होता है इंडिया में। ठीक, उससे पहले तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चल रहा था। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो मेनका गांधी केस से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, और मेनका गांधी केस से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चल रहा था। अब मेनका गांधी केस के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये वो सब एस्टेब्लिश होता है। इसका मतलब पार्लियामेंट की किसी भी जजमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पॉन्स, द प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट made fundamental rights subordinate to DPSPs are ultra virus and amending power of the parliament। ultra virus हम डिस्कस कर चुके हैं। ultra virus what it means,
अल्ट्रा वाइज मीन जो काम डायरेक्टली नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, तो डीपीएसपी को इंपोज कर रही है, सुपर इंपोज कर रही है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। The Union of India argued laws made for securing the objectives of the Part 4 would necessarily to be the public interest as not destroying the basic structure। तो अल्टीमेटली जैसे हर नेता कहता है वैसे यहाँ पर पार्लियामेंट भी यही कह रही है या गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव भी यही कह रही है कि हम तो लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। तो लोगों के भले के लिए आप फंडामेंटल राइट नहीं ना छीन सकते। तो the deprivation of some of the fundamental rights for the purpose of bringing about a social order to achieve social, economic, political justice, DPSPs are under Article 38 cannot possibly amount to destruction of the basic structure of the Constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय कैसे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर रहे हैं। और जो पॉइंट है सबका साथ सबका विकास, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इसका मतलब है कि जनता, ज्यादातर तबका जो है, बड़ा तबका है, वो गरीब है, हम उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल स्टंट था, ठीक। तो वी कैन इमेजिन कि उस टाइम पर सरकारें ऐसा करती रही होंगी या हो सकता है उनकी मजबूरी थी उस टाइम के ऊपर। सो नो अमेंडमेंट टू अचीव द गोल स्पेसिफाइड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन इवन अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो जैसे लोगों के लिए फंडामेंटल राइट दिए हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमसे कुल मिला के गारंटी ले गए थे। जैसे हिंदी फिल्मों में मरता हुआ बाप जो है हीरो के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देके कहता है कि भाई अब इसका जो फ्यूचर है वो तुम ही देखोगे। तो कुछ कुछ हमारे साथ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी हमसे शायद यही उम्मीद की थी कि हम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराएंगे। इसी करके तो उन्होंने इसको जस्टिसेबल नहीं बनाया, ठीक। क्योंकि जस्टिसेबल नहीं बनाया इस करके सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराएं, तो हम वही कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीगल इशू whether the section 4 and 55 of the 42nd Amendment Act are beyond the amending power of the Parliament under Article 368 of the Constitution and therefore void, ठीक। Whether the directive principle of the state policy contained in Part 4 of the Constitution can have primacy over the fundamental rights conferred in Part 3 of the Constitution। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट को प्राइमेसी दी थी, पर यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डीपीएसपी को प्राइमेसी दे रही है और फंडामेंटल राइट्स को कम कर रही है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंट्रोड्यूस्ड क्लॉज 4 of Article 368 transgress the limitation of the amending power of the Parliament and hence unconstitutional। तो पार्लियामेंट अपनी पावर को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। Since clause 4 and clause 5 of the Article 368 are interrelated, the court declared clause 4(2) as unconstitutional, ठीक। तो clause 4 and clause 5 ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हम लोग इंटररिलेटेड भी हैं, इस करके हम इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। Clause 5 of Article 368 removed all the limitations on the amending power of the Parliament, and Clause 4 deprived the courts of their power to review any amendment to the Constitution। तो एक आपसे दोनों तरह से पावर जो है इंडिया से छीन ली है, फ्यूचर इंडिया से छीन ली। एक आपने अपनी पावर अनलिमिटेड कर दी और दूसरा आपने हमारी पावर खत्म कर दी जुडिशियल रिव्यू करने की। और जुडिशियल रिव्यू जहां पर है, हम लोग अपने क्लासरूम प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो जहां जहां पर वर्ल्ड में जुडिशियल रिव्यू है वहां वहां पर हम लोग मानते हैं रूल ऑफ लॉ है, वहां वहां मानते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट है, वहां वहां मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गारंटी है लिमिटेड गवर्नमेंट की, और लिमिटेड गारंटी गवर्नमेंट, लिमिटेड जो गवर्नमेंट है, इट इज अश्योर्ड बाय द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इन वन सेंस सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो क्लॉज 5 तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोनों चीजें आपने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देन इफ कोर्ट्स आर टोटली डिप्राइव्ड, अगर हमसे आप हमारी जुडिशियल रिव्यू करने की पावर ही खत्म कर दोगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या रह गया, आर्टिकल 13 में मिलने वाली जो फ्रीडम है उसका क्या मतलब रह गया। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कोर्ट अग्रेसिव है, कोर्ट नाराज है सरकार से कि आपने जो किया है ये ठीक नहीं किया है, ठीक। इफ कोर्ट्स आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ रिव्यू द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड अपॉन द पीपल
will become a mere adornment because rights without remedies are writ on what, writ in water. अल्टीमेटली जब आप हमें राइट ही नहीं दे रहे, हमारी पावर को आप लिमिटेड कर रहे हैं, तो इस केस में तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की जो इंटेंशन थी वो तो फुलफिल ही नहीं हुई ना, ठीक, वो तो सिर्फ एक वादा रह गया नाम का। तो क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 368 टोटली डिप्राइव द सिटीजंस ऑफ राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 32। तो वही प्रोविजन, सिटीजंस को मिलने वाले जो 32 के अंदर मिलने वाले जो राइट हैं उनकी को वैल्यू नहीं रहेगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड फंडामेंटल राइट्स ऑक्यूपाई अ यूनिक प्लेस इन द लाइव्स ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने चाहिए, बट देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक। और फंडामेंटल राइट तो सुपीरियर है, नहीं सुपीरियर है, एटलीस्ट बैलेंस तो होने चाहिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में। एंड आप लोगों ने तो डीपीएसपी को ओवर इंपॉर्टेंट बना दिया, जितनी जरूरत नहीं भी थी उससे ज्यादा जरूरत से आपने उसको इंपॉर्टेंट बना दिया। तो पार्ट 3 and 4 together constitute the core of the committee to social revolution and they together are the conscience of the constitution. So directive principle of the state policy are fundamental in the governance of the country and fundamental rights occupy a unique place in the lives of civilized society. तो मानते हैं भी डीपीएसपी बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, इंप्लीमेंट होने चाहिए, काम होना चाहिए इनके ऊपर, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना के गए थे, है ना। तो यूजलेस नहीं है, सेंसलेस नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी के नाम के ऊपर फंडामेंटल राइट को ना जीरो कर दो। तो पार्ट 3 and part 4 together, 3 and 4 fundamental right and directive principles together institute a core of the commitment to the social revolution and they together are the conscience of the constitution. So it means अगर constitution का part है तो they should be implemented, but it does not mean on the cost of fundamental right DPSPs implement हो, ये ठीक नहीं। The Indian Constitution is founded as bedrock of the balance between Part 3 and Part 4. Part 3 and Part 4, Part 3 fundamental right, Part 4 DPSPs. इन दोनों के बीच में एक perfect balance होना चाहिए। Giving absolute primacy to one over the other will disturb the harmony of the Constitution. The harmony and the balance between fundamental rights and DPSPs is an essential feature of the basic structure of the Constitution. So this is the basic structure of the Constitution, the balance between these two. ठीक। And if government try to do so, government try to disturb the balance, we will abridge, we will definitely nullify these type of amendments. So Minervaville case substantiated the basic structure doctrine and held some of the provisions of the 42nd CAA Constitutional Amendment Act as unconstitutional and thus saved the democracy from turning into totalitarian state. From turning into totalitarian state. तो स्टेट को टोटलिटेरियन होने से रोक लिया गया सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से। तो एज वी हैव सीन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को जिस इंटेंशन से एस्टेब्लिश किया था और उस इंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी सिटीजन फ्यूचर के अंदर अपने फंडामेंटल राइट को लेके वरिड ना हो कि सरकार उसके फंडामेंटल राइट को खत्म कर देगी। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि फंडामेंटल राइट और स्टेट के बीच में एक लक्ष्मण रेखा है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। पर इंडिया में फंडामेंटल राइट एक यूनिक फीचर की फॉर्म में मिलते हैं जहां पर केवल स्टेट लक्ष्मण रेखा के इस तरफ आके फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कराती है। दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के अंदर फंडामेंटल राइट और स्टेट के बीच में एक लक्ष्मण रेखा है। तो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट को ठीक से इंप्लीमेंट कराने के लिए कई बार एक यूनिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि पूरी सरकार फंडामेंटल राइट की फेवर में लॉ बना रही है। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल 15 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई, आर्टिकल 16 के अंदर जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो 15 क्लॉज 3, 4, 5, 6 एंड आर्टिकल 15। सो एज वी हैव डिस्कस आर्टिकल 15 के अंदर जो बाद की क्लॉज जो बाद में ऐड हुए या 16 के अंदर जो रिसेंट क्लॉज आर्टिकल 16 क्लॉज 6 है, तो ये सभी फीचर्स जो हैं गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गवर्नमेंट को ऑथराइज किया था और सुप्रीम कोर्ट भी उसी लिमिट तक इसको ऑथराइज करेगा, उसी लिमिट तक ही इसको रिकॉग्नाइज करेगा जहां तक इंडियन सिटीजन्स की वेलफेयर का इसके अंदर इशू जुड़ा रहेगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी केसेस में जहां गवर्नमेंट अपनी लिमिट क्रॉस करेगी उसको नलिफाई कर देगा। ठीक, तो आज के केस में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।